हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद ए.के. गौतम पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे उपयोगी और एजुकेशनल जानकारी साझा की जाती है, विशेष रूप से भारत के संविधान से संबंधित और फाइनेंशियल एजुकेशन यानी आर्थिक शिक्षा से संबंधित जानकारी साझा की जाती है, जो जीवन में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि एक देश का नागरिक होने के नाते संविधान की जानकारी होना भी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसी तरीके से अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए एक आर्थिक शिक्षा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उसी कड़ी में हमने अब से पहले संविधान सभा पर और कुछ अनुच्छेदों पर अपनी पहली वीडियो में बातचीत करी है, जो आपने देखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जिसकी वजह से आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहे और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो उसी कड़ी में चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इससे पहले भी हमने इंडियन पॉलिटी पर एक वीडियो बनाया है, उसे भी जरूर आप देखें। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं और संविधान की बात ना करें तो ये एक तरीके से धोखा ही समझिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी जब ही शुरू होती है जब हम भारतीय संविधान की विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो भारत के संविधान की बात करें या फिर किसी भी दूसरे देश के संविधान की बात करें, तो संविधान के अनुसार राजनीतिक तंत्र को चलाने के लिए किसी भी देश के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और वो 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो होता है लेजिस्लेचर यानी विधान पालिका, जिसे हम संसद भी कह सकते हैं। और दूसरे अंग की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसकी हम बात करते हैं, जिसे अगर हिंदी में आप कहेंगे तो कार्यपालिका या मंत्रिमंडल भी आप कह सकते हैं। ये हम कुछ संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा अंग हमें देखने को मिलता है जो जुडिशरी यानी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था। इस तीनों अंगों के माध्यम से राजनीतिक तंत्र को सुचारू रूप से और देश हित में चलाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि देश के नागरिकों के हित में काम किया जा सकता है, अगर ये तीनों अंग ईमानदारी के साथ संवैधानिक रूप से कार्य करें। अब हम इन तीनों अंगों के अगर पार्ट्स की यानी भागों की बात करेंगे तो केंद्रीय स्तर पे जो संसद होती है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा, और साथ में अगर संसद की बात करें तो राष्ट्रपति को मिला करके ये हमारे संसद का रूप होता है। ठीक उसी तरीके से राज्य स्तर पे यानी प्रादेशिक स्तर पे बात करें तो राज्य विधान पालिका के अंतर्गत विधानसभा और कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद को मिला करके और उसके साथ साथ राज्यपाल को मिला करके वहां की विधान सभा का यानी विधान परिषद का गठन होता है, जिसके अंदर जहां लेजिस्लेचर का काम होता है यानी कानून बनाने का काम होता है, ठीक उसी के अंदर अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो उनमें से ही कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, जो कि एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, उस कानून को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। तो इसीलिए वहां पर उसे कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक अगर हम उसके तीसरे अंग की बात कर लें तो हम ये मानते हैं कि अगर कार्यपालिका
उस नियम और कानून को लागू करते समय किसी तरीके से गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करती है, या संवैधानिक रूप से उसको नहीं बनाया गया है, या संवैधानिक रूप से उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है, यानी ऐसे कानून के विरोध में काम करने वाले को दंड देने का काम भी करती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि संवैधानिक रूप से राजनीतिक तंत्र को चलाने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। जो जिन तीनों अंगों की विस्तृत रूप से अनुच्छेद के अनुसार हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, यानी हमारा संविधान, भारत का संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका कैसे बनेगी और न्यायपालिका कैसे बनेगी, या विधायिका कैसे बनेगी, या प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, या हमारे एमपी एमएलए का चुनाव कैसे होगा, या उनका शपथ कैसे दिलाई जाएगी। इस सब की व्यवस्था की गई है, जो हमने एक वीडियो में कुछ पहले बताने का प्रयास भी किया है। आगे भी हम इसको स्पष्ट रूप से भी हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले भी क्या भारत में सरकार थी। चलिए, कि स्वतंत्रता से पहले जब संविधान बनाने का काम हुआ तो संविधान सभा का गठन हुआ, और जब संविधान सभा का गठन हुआ, यानी स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन हुआ, जो कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया, जिसके अंदर 389 सदस्यों का चुनाव यानी सिलेक्शन किया गया, 389, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से और 93 सदस्य देसी रियासतों। जैसा कि आपको पता है, पहली वीडियो में भी हमने इस पर बात करी है, हमारा देश पहले कुछ देसी रियासतों में बटा हुआ था। वहाँ छोटे छोटे राजा राज्य करते थे, तो उनके माध्यम से कुछ प्रतिनिधियों को चुना गया। बाकी हमारे जो 396 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी के, उनके एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए, जो चुनाव 1 जुलाई 1946 को चुनाव किए गए। अब बात आती है कि 396 सदस्यों में से अगर हम बात करें तो जो बहुदल था वो था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसके अंदर 208 सदस्य चुन करके आए। बाकी 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, जो कि दूसरी पार्टी थी, और 15 सदस्य अन्य दलों से, या हम ये कहें कि निर्दलीय भी कह सकते हैं। परिणाम आने के बाद इसी संविधान सभा के सदस्यों से मिलाकर के हमारी एक सरकार का गठन किया गया, जो 2 सितंबर 1946 को बनी, जिसे हम अंतरिम भारत की सरकार भी कहते हैं, यानी अंतरिम सरकार भी कहते हैं। अब उस सरकार के अंदर कुछ मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जैसा कि हमने पहले कहा है कि बिना मंत्रिमंडल के, बिना विधायिका के और बिना न्यायपालिका के एक देश के राजनीतिक तंत्र को नहीं चलाया जा सकता। तो वहां पर अब आज हम केवल इतना और बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन प्रधानमंत्री बना और कौन शिक्षा मंत्री बना, तो इसे भी आप समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाला है। अगर साथियों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए बात करते हैं अंतरिम सरकार के मंत्री। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो थे हमारे, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही पदों पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था, क्योंकि आपको पता है कि वो कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस का ही बहुदल था, यानी 208 सदस्य
कांग्रेस से ही चुन करके आए थे। उसके बाद गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री की अगर बात करें तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको देश की एकता के लिए एक पिलर माना गया। यानी उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने अपने देश को इकट्ठा करने का काम किया। यानी राजस्व जो हमारी देसी रियासतें बनी हुई थी उनको भारत के अंदर जोड़ने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण मंत्री जो शिक्षा मंत्री हुए तो वो सी राजगोपालाचार्य जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए इस अंतरिम सरकार के अंदर। ये स्वतंत्रता से पहली सरकार की बात की जा रही है, ये समझें, ये स्वतंत्रता से पहली सरकार की बात की जा रही है जो संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से बनी, जो बाद में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, वो सी राजगोपालाचार्य जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। खाद्य एवं कृषि मंत्री, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत जो देश है कृषि प्रधान देश है, जिसमें 70-75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। तो इसके लिए व्यवस्था करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने, उनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। रक्षा मंत्री जो थे सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था। और साथियों रेल मंत्री अरुण आसफ अली जी को बनाया गया था, जिसके नाम पर दिल्ली के अंदर जब आप दरियागंज के एरिया को देखते हैं तो वहां आप पाते हैं आसफ अली रोड, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वो अंतरिम सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे। वित्त मंत्री जो लियाकत अली जी थे उनको वित्त मंत्री बनाया गया। और स्वतंत्रता के बाद वो जब विभाजन के बाद में अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि विभाजन के बाद उनकी जो सदस्यता थी वो पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई, तो पाकिस्तान में जाकर के वो वहां के प्रधानमंत्री भी बने। अगर हम बात करते हैं खान और बंदरगाह की मंत्रालय, खान और बंदरगाह पर जिसका मतलब मंत्रिमंडल था वो थे एच.सी. भावा जी। और औद्योगिक मंत्री जॉन मथाई जी को बनाया गया था, जो स्वतंत्र भारत के अंदर रेल मंत्री बने थे। यानी 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी तो उसमें उनको रेल मंत्री बनाया गया। तो साथियों आपने ये समझा अंतरिम सरकार का, यानी भारत की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। तो संविधान सभा की जो व्यवस्था थी, यानी संविधान सभा में जो लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों का चुनाव होकर के आया था, उन्हीं को मंत्रिमंडल में रखा गया, उन्हीं के द्वारा अंतरिम सरकार चलाई गई। यानी हम ये तो साथियों अभी तक आपने ये अंतरिम सरकार की बात समझी, अंतरिम सरकार की बात समझी और जो संवैधानिक तरीके से बनी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे भारत के संविधान के अनुसार जो स्वतंत्रता के बाद बनी वो सरकार क्या। तो आप इंतजार करें, अगली वीडियो हमारी कुछ दिन बाद फिर आने वाली है। आपको ये अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे निवेदन है कि
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से संबंधित अच्छी से अच्छी यानी विशेष जानकारी जुटाकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हर व्यक्ति को संविधान की यानी भारत के संविधान की और एक उपयोगी जानकारी मिल सके, प्रॉपर तथ्यों के साथ जानकारी मिल सके। ये हमारा लक्ष्य है इस चैनल के माध्यम से साझा करने का। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तो आप सबके लिए बहुत